ये हमारी बीन्स की फसल है और इसे हमने थोड़ा सा पछेती लगाया था। ठंड के समय की एक खास बात है कि यदि आप ठंड के समय पर उत्पादन ले लें या फिर ठंड समाप्त होने का जो समय होता है हमारा, उस समय पर उत्पादन लें कि गर्मी अपनी स्टार्ट नहीं हुई है, आपका फरवरी का महीना, मार्च का महीना, इस समय पर किसी फसल की हार्वेस्टिंग आप ले लेते हैं तो उसके जो दाम हैं आपको सबसे बढ़िया मिलते हैं। इस फसल के दाम जो कि पछेती है हमारी, तो इसके जो दाम हमें लगभग 35 रुपये 40 रुपये केजी होलसेल पर मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आज इस वीडियो पर मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताऊंगा जिसे आप लास्ट दिसंबर और 15 जनवरी के पहले यदि आप लगाते हैं तो उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो आपकी फरवरी और मार्च के महीने में आती है। और फरवरी और मार्च के महीने में जब उसकी हार्वेस्टिंग आएगी तो उसके जो दाम हैं आपको 50 रुपये केजी से ऊपर ही मिलते हैं। ये हर साल का रिकॉर्ड है। और वो फसल दोस्तों भिंडी, अगेती भिंडी। आपने देखा होगा, हर साल आप रिकॉर्ड उठाकर देख रहे हैं, अपने जो मंडी के दलाल हैं उनसे आप बात करके देखें, व्यापारी भाइयों से बात करके देखें, आप देखेंगे कि फरवरी और मार्च के महीने में जो भी भिंडी निकलती है मार्केट पर, ठीक है, और वो जो किसान लगाता है उसकी जो हार्वेस्टिंग आती है उसको सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है। आज इस वीडियो पर मैं आपको अगेती भिंडी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि ठंड के समय पर आप कैसे अंकुरण करके उसे सबसे पहले मार्केट पर ला सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप सीड लगाएंगे तो फिर आपकी जो भिंडी है वो अंकुरित नहीं होती है। यही कारण है कि काफ़ी किसान भाई हमारे भिंडी को अगेती नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं ज़मीन की तैयारी के बारे में। ज़मीन की तैयारी में देखें तो आपको प्लाऊ चलाना होगा, गहरी जुताई करनी होगी, इसके बाद आप पाटा लगाएंगे, कल्टीवेटर चलाएंगे, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद फिर आपको बेड बनानी है। आप फ्लैट विधि से भी भिंडी की खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको बेड बनानी है। बेड से बेड की जो दूरी है आपकी वो 4 फीट रहेगी, ठीक है, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 9 इंच रहेगी आपकी। तो इस विधि से यदि आप लगाते हो और एक बेड पर आपको 2 लाइनें लगानी कम से कम। आपकी बेड की चौड़ाई अगर ज़्यादा है तो फिर आप 3 लाइन भी लगा सकते हैं। एक सीट से दूसरी सीट की दूरी ही आपकी 9 इंच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। इसके बाद आप समझें कि आपको जब भी बेड विधि से करनी है, ठीक है, और ठंड के समय पर करनी है, तो फिर आपको मल्चिंग ज़रूर लगाना है। आप मल्चिंग ऐसी लगा सकते हैं जो कि कम दामों पर मिलती है। हमें 1000 रुपये 1200 बिंडल मिलता है हमारा 400 मीटर वाला, ठीक है। ज़्यादा आपको महंगी मल्चिंग लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक फसल के बाद वो समाप्त हो जाती है। भिंडी की मल्चिंग जो है दोबारा यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप हल्की यानी कि कम कीमत वाली मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब आप कहेंगे कि यार बिना मल्चिंग के भी हम कर सकते हैं, तो बिना मल्चिंग के आप कर सकते हो, लेकिन ठंड के समय पर हमें मल्चिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको ठंड का असर जो आपकी फसल पर कम आता है, इसलिए मल्चिंग का इस्तेमाल आप करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद बात आती है बेसल खाद की, ठीक है। तो जब भी आप बेड बनाते हैं तो बेसल खाद आपको डालनी होती है। तो बेसल खाद में यदि हम देखें तो आपका सबसे प्रमुख जो है वो है गोबर खाद। मैं आपको बता दूं कि हम पिछले 8 सालों से सब्जी की खेती कर रहे हैं, और जो वाटर सॉल्युबल खाद हम पहले डालते थे और उसका जो असर दिखता था हमें, आज वो हमें किसी भी ग्रेड, चाहे वो 52-34 हो, 19-19 हो, या फिर अलग अलग कंपनियों की बात करें हम, तो काफ़ी कंपनियों का इस्तेमाल हमने कर चुका, लेकिन हमें उसके रिजल्ट अब नहीं मिल पाते उतने। कारण क्या है? कारण यही है कि पहले हमारी जो ज़मीन थी पहले से ही रिच थी, उस पर ऑर्गेनिक मैन्योर पहले से ही ज़्यादा थे, तो अब थोड़ी सी भी खाद डालते थे तो हमें उसका असर दिखाई देता था। वो कमाल हमारी ज़मीन का था, वो कमाल हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर का था, कार्बन पदार्थ का था, ना कि वाटर सॉल्युबल का। ये आप गांठ बांध के रख लें, आपकी बिना गोबर की खाद के, बिना ऑर्गेनिक खाद के आप सब्जी की खेती तो कम से कम नहीं कर सकते। और सब्जी की खेती की आप कोई भी फसल आप लगाते हैं, यदि आपकी ज़मीन पर ये ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं रहेंगे तो फिर आप यकीन मानिए आपको पैसा जितना आप खर्च करेंगे ना, उतना आपका वापस नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जब भी सब्जी की खेती करें तो कम से कम 3 से 4 टाली गोबर खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और खाद को आपको पूरे खेत पर नहीं बिखारना है, आपको बेड के ऊपर ही डालनी है। अगर आप गोबर की खाद 3 से 4 टाली डाल देते हैं तो आपको वाटर सॉल्युबल खाद के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, आपके खर्चे वैसे भी कम हो जाते हैं। ये आप मूल मंत्र आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है कि आप बेसल खाद में, रासायनिक खादों में क्या दें। तो आप DAP 1 बैग डाल सकते हैं, MOP 25 kg डाल सकते हैं। इसके साथ सागर का इफ्को कंपनी की आप लगभग 10 kg डाल दें आप, और इसके साथ फिर कार्बोफोरान लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। कार्बोफोरान की मात्रा आप लगभग 3 से लेकर 5 kg डाल सकते हैं, या फिर आपका काटा हाइड्रोक्लोराइड है उसको भी आप डाल सकते हैं, दानेदार वाले को।
क्योंकि ज़मीन संबंधी रोग भिंडी की फसल पर आते हैं भैया। इसके साथ में आप सल्फर बेंजोएट की मात्रा 5 केजी से लेकर 10 केजी तक डालनी चाहिए। इससे होता यह है कि एक तो ये आपका सल्फर क्या करता है, गर्मी का प्रदान करता है, आपका ठंड के समय पर फसल लगाते हैं तो ये न्यूट्रिएंट भी है। और दूसरा क्या है कि इसके सबसे बड़े फायदे ये है कि यह कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी है, तो ज़मीन पर थोड़े बहुत फंगस रहे तो ये समाप्त कर देता है। इसलिए आपको बेसल डोज पर सल्फर का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। तो वैरायटी में यदि हम देखें तो आपकी सबसे बढ़िया वैरायटी है राधिका एडवांटा कंपनी की। इसके अलावा नामधारी की है 7772 यानी कि 7772। ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, इसे भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरी भिंडी का उपयोग नहीं किया है अपनी ज़मीन पर, हमने देखा नहीं उसकी वैरायटी, इसलिए हम आपको नहीं बताते हैं। हम वही वैरायटी आपको बताएंगे जो कि हमने लगाया हुआ है, उसका हमने रिस्पॉन्स देखा है, हम वही वैरायटी आपको बताएंगे। तो वैरायटी चयन करने के बाद आपको सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब भी आप ज़मीन पर लगाते हैं सीड को तो वो अंकुरित नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आपको सीड को अंकुरित करना पड़ेगा। तो अंकुरित करने के लिए आपको सीड लेना है और सीड लेने के बाद उसे सूती कपड़े की एक पोटली में बांध देना है और फिर उस पोटली को लगभग 6 से 8 घंटे तक पानी में डुबा कर रख देना है। जब 6 से 8 घंटे हो जाते हैं उसके बाद आप निकालें और जो आपकी बोरे होते हैं, आपके जूट के जो बोरे होते हैं, उसे आप गीला करें और गीला करने के बाद उस पोटली को उसमें रख दें और उस पोटली को फिर जो बड़ी पोटली आपकी बन जाती है बोरे के साथ में, फिर उसे आप गर्म जगह पर रख दें। जब इसे आप रखते हैं लगभग 2 दिनों तक, ठीक है, 2 दिनों तक आपको रखना है और इसके बाद आप देखेंगे तो आपका अंकुरण जो है वो हो जाता है। अंकुरित होने के बाद फिर आप जो है डायरेक्ट सीड को आप लगा दें। सीड जब आप लगाते हैं तो कोई ध्यान ये रखना है कि जो उसमें अंकुरण कराया जाता है तो फिर वो टूटना नहीं चाहिए, उसकी जो सुई होती है वो टूटना नहीं चाहिए। आपको बड़े सावधानी से उसे लगाना होगा। देखिए भैया, अगेती जब आप भिंडी की खेती करते हैं, आपको उत्पादन सबसे पहले लेना है तो थोड़ी सी मशक्क़त तो आपको करनी पड़ेगी। इसमें काफ़ी खतरे होते हैं, कुछ सीड हमारे ख़राब भी होते हैं, लेकिन यदि आपको समय से पहले आप कोई काम करते हैं तो फिर आपको ये सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। इसलिए जब आप अगेती भिंडी की खेती करें तो आपको इस तरीके से अंकुरित करके ही लगाना पड़ेगा जब आपका सीड जर्मिनेट होगा, नहीं तो आप सीड लगाएंगे आपका अंकुरण ही नहीं आता है, ठीक है। तो इस विधि से आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि इसमें रोग क्या आते हैं। तो रोगों में यदि हम देखें, ठीक है, तो रोगों में यदि हम देखें तो फंगस संबंधी रोगों में पाउडरी मिल्डी सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद हम देखें तो वायरस आता है आपका, तो वायरस आता है रस चूसक कीटों के कारण। रस चूसक कीटों में अगर देखें हम तो वाइट फ्लाई है, आपका थ्रिप्स है, माइट्स है, आपका हरे फुदके हैं, एफिड है, जेफिड है, ये जितने भी कीटक होते हैं वो भिंडी में आते हैं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कीट आते हैं भिंडियों पर। भिंडी पर फल छेदक का भी अटैक आता है, तो इन सबको आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। तो पाउडर मिल्डी के लिए हम देखें तो समय समय पर आप लिक्विड सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर वाले सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं, निसोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात रस चूसक कीटों की, तो थ्रिप्स के लिए आप डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप एसिडामिनोफेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी प्रकार की दवाएं, सिम्बा है आपका, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। समय समय पर आपको, जैसे कि आपका इमिडाक्लोपिड है, एसिडामिनोफेट है, आपका कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है, थाइमेथाक्सम है, इनको बारी बारी से हर 4 दिनों पर आपको स्प्रे करना पड़ेगा। भिंडी पर सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो स्प्रे का आता है, इसीलिए भिंडी की खेती सभी किसान भाई नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा बड़े स्केल पर भी नहीं कर पाते हैं। इसमें थोड़ी सी एक समस्या आती है लेबर वाली, अब ठीक है, तोड़ाई के लिए समस्या आती है। तो आपके पास लेबर पर्याप्त हों तो ही आप भिंडी को लगाएं, और दूसरा जितनी आप तोड़ाई कर सकें उतनी ही जगह पर भिंडी लगाएं। ऐसा नहीं कि 5-7 एकड़ पर भिंडी लगा दी हमें, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको घाटा हो जाएगा, आप तोड़ ही नहीं पाएंगे उसको। तो इस तरीके से यदि आप इंसेक्ट को कंट्रोल करके चलते हैं तो आपकी फसल पर वायरस नहीं आता है, नहीं तो वायरस बहुत जल्दी आता है इसमें, कोकड़ा रोग जिसे आप बोलते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो फल छेदक का अटैक आता है इस पर, तो फल छेदक के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट है, डेलीगेट है, फैम है, कोराजिन है, इनका इस्तेमाल आप समय समय पर कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है, भिंडी की फसल पर जो इंसेक्ट आते हैं उसके लिए आपको जो ट्रैप आते हैं, स्टिकी ट्रैप, उनका इस्तेमाल आप करेंगे तो फिर आप देखेंगे आपको काफ़ी इसमें कम नुकसान देखने को मिलेगा। 2 प्रकार के ट्रैप होते हैं आपके, एक पीला और एक नीला। दोनों ट्रैपों को आप कम से कम 20 पीले और 10 नीले कम से कम आप प्रति एकड़ के हिसाब लगा के रखेंगे, तो ये जो कीटक आएंगे आपको पता चल जाएगा कम से कम कि यार ये कीटक हमारी फसल पर आ चुका है, तो उसका फिर आप स्प्रे कर दें।
नहीं तो हमें पता ही नहीं चल पाता कई बार। तो माइट की समस्या है तो माइट्स के आप सल्फर का इस्तेमाल आप समय समय पर करेंगे तो आपको माइट की समस्या नहीं आती है, और आ भी जाती है तो ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओबेरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दोस्तों मेरी बताई विधि के अनुसार और मेरे बताए समय अनुसार यदि आप भिंडी की खेती को करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको उसकी हार्वेस्टिंग भी बहुत ही बढ़िया आएगी, रोग भी कम आएंगे, और दूसरा उसके जो दाम है आपको 50 रुपये के जी से ऊपर ही मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।